नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है और आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत गुयाना के राष्ट्रपति और पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री की भी भागीदारी। ओएनजीसी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की करेगी शुरुआत। कंपनी ने किया दावा, भूतापीय संसाधनों के विकास से लद्दाख में खेती में आ सकती है क्रांति। भारत सरकार ने किसानों को फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के उपयोग का दिया प्रशिक्षण। खेती में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदावार में हुआ इजाफा, किसानों की बढ़ी आय। सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में 6 करोड़ टन धान की खरीद की। पिछले वर्ष के 512 लाख टन की तुलना में 17.89% है अधिक। धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब से की गई 202 लाख टन धान की खरीद। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस आज। विश्व में 10 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। दालें पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए हैं आवश्यक। संयुक्त राष्ट्र महासभा 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव किया था पारित। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। टेरी द्वारा आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों के अलावा उद्योगपतियों, विद्वानों, जलवायु वैज्ञानिकों, युवाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों की सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत गुयाना के राष्ट्रपति और पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। विश्व में 10 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। दालें पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, ये बताने और दुनिया में दालों के महत्व को समझाने के लिए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आधुनिकता की दौड़ में फास्ट फूड के प्रचलन से हमारे भोजन में दालों का प्रयोग कम होता जा रहा है। इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों, विशेषकर बच्चों और युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितनी आवश्यक हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने और दालों को खाने में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस, विश्व पल्स डे को मनाया जाता है। नए कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की मंगलवार को 7वीं बैठक हुई। इसमें व्यक्तिगत रूप से एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 संस्थाओं, जिसमें कृषि प्रसंस्करण उद्योग, कृषि प्रसंस्करण संघ सहित खरीद एजेंसियों से जुड़े प्रतिनिधियों से नए कानूनों पर राय ली। इस बैठक में अमूल, आईटीसी, एफसीआई, फिक्की, एपिडा सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी संबंधित पक्षों ने अपनी अपनी राय समिति के सामने रखी। एनर्जी प्रमुख ओएनजीसी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा, ओएनजीसी की इस परियोजना से भारत भूतापीय बिजली के मामले में वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। ओएनजीसी के बयान के अनुसार भूतापीय संसाधनों के विकास से लद्दाख में खेती में क्रांति आ सकती है। फिलहाल इस क्षेत्र में पूरा साल ताजी सब्जी फल की आपूर्ति बाहर से होती है। ओएनजीसी ने 3 चरणों में इसके विकास की योजना बनाई है। पहले चरण में 500 मीटर की गहराई तक कुओं की खुदाई की जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने उच्च सदन में कहा कि मोदी सरकार मजदूरों का विशेष ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा, महिला कामगारों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके।
महिला कामगारों के लिए कैसे अनुकूल माहौल बने, इसके बहुत से कदम सरकार ने बीते वर्षों में उठाए हैं। और खास तौर से जैसे मातृत्व अवकाश जो 12 सप्ताह था उसे बढ़ाकर 26 सप्ताह के लिए कर दिया और वो भी सवेतन किया है। तथा 50 से ऐसे अधिक कर्मचारी के अगर किसी प्रतिष्ठान में है तो वहां पर क्रेच की सुविधा भी दी जाएगी। इन सारी बातों की हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और रात्रि की पाली में महिला कामगारों को पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में काम करने का परामर्श दिया गया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार 40 करोड़ से ज्यादा लोगों पर ध्यान दे रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रयास कर रही है। देश के अंदर दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्यों में आने का काम करीब 1 करोड़ मजदूरों ने हम कह सकते हैं किया है, पर इसमें अधिकांश अब वापस भी लौट गए और स्थान पा रहे हैं। पर आपकी बात चिंता दुरुस्त है, हम इसकी प्रक्रिया अपना रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर हम केवल प्रत्यक्ष रोजगार जो मिलते थे, ऑर्गेनाइज लेबर थी जिनकी संख्या 10 करोड़ के आसपास थी और असंगठित मजदूर जिनकी संख्या 40 करोड़ के आसपास है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने इसको कैसे पॉजिटिवनेस में बदलने का काम किया है कि इन 40 करोड़ की भी हम चिंता कर रहे हैं, इनको कैसे हम पॉजिटिव दिशा में ले जाने का काम करें, इनको एक सही ढंग से एक ऐसे अवसर मिले कि इनको एक स्थायी नौकरी मिल सके। भारत सरकार ने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार की ओर से 10,000 से अधिक किसानों को पिछले 1 वर्ष में आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रशिक्षण दिया है। खेती में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदावार में इजाफा हुआ है और किसानों की आय बढ़ी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम में 4 कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों की स्थापना की है। ये संस्थान किसानों सहित विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण दे रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित आत्मा नाम से मशहूर योजना को 2005 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों में विस्तार कार्यक्रमों को मदद देना है। फिलहाल इस योजना को 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को 691 जिलों में चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में नए क्रियाकलापों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में 6 करोड़ टन धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि यह पिछले वर्ष के 512 लाख टन की तुलना में 17.89% अधिक है। धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब से 202 लाख टन यानी 33.57% धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम और कर्नाटक में धान की खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है, जिसमें 88 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों में बहुत अहम भूमिका निभाता है। कृषि के विकास में भारत विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसका लक्ष्य 2022 तक निर्यात को दोगुना करना है। हालांकि देश में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। हमारे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तकनीक, ऋण, बेहतर जानकारी और अधिक बाजारों तक पहुंच के साथ सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए किसानों की आर्थिक ताकत और बाजार संपर्कों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक स्पष्ट रणनीति और समर्पित संसाधनों के साथ कृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नए संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन एफपीओ शीर्षक से केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना शुरू की है, ताकि 6,865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ देश में 10,000 नए एफपीओ बनाए जा सकें और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी
एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ने किसानों के आंदोलन को मानवीय आधार पर समर्थन देने वाली एजेंसियों, समूहों और व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का समन नहीं जारी किया है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकार ने किसानों के साथ 11 दौर की बातचीत की ताकि कृषि कानूनों पर किसानों की आशंकाओं को दूर किया जा सके। एक प्रश्न के उत्तर में रेड्डी ने कहा कि पिछले महीने की 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने आक्रामकता दिखाते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया, साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी निभाने में बाधा डाली। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि इन घटनाओं में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उन्होंने कहा कि किसानों की इन हरकतों ने दिल्ली पुलिस को आंसू गैस और पानी के फव्वारे छोड़ने तथा हल्का लाठीचार्ज करने पर मजबूर कर दिया। केंद्र सरकार ने बजट में सिंचाई क्षेत्र के लिए कई तरह के प्रावधान किए हैं। एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम को साल 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल विभाजक विकास घटक में सम्मिलित कर दिया गया। WDC PMKSY वर्षा और प्राकृतिक उत्पादकता खो चुके क्षेत्रों के विकास के लिए है। 8,214 स्वीकृत जल विभाजक विकास परियोजना में से 345 परियोजनाएं जो अभी शुरू नहीं हुई हैं, 1,487 परियोजनाएं जो शुरुआती चरण में हैं, कुल 1,832 राज्यों को अपने बजट के अनुसार चलाने के लिए हस्तांतरित कर दी गई हैं। DOLR द्वारा वित्त पोषित 6,382 बची परियोजनाओं में से 4,743 परियोजनाएं 31/1/2021 तक पूरी हो चुकी हैं। 409 यानी 6.41% समेकन चरण में है और 1,230 यानी 19.28% पर कार्य जारी है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2014-15 से 2020-21 की तीसरी तिमाही तक 7.09 लाख हेक्टेयर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पुनर्निर्माण किया गया और 15.17 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र सुरक्षात्मक सिंचाई में शामिल किया गया। भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान देने वाले साहित्यिक पुरोधा स्वर्गीय बृजलाल द्विवेदी की याद में राजधानी दिल्ली में हाल ही में 13वां अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में साहित्यिक जगत की चर्चित हस्तियों ने भाग लिया और पंडित बृजलाल द्विवेदी द्वारा राष्ट्र विकास में साहित्य के जरिए किए गए पौराणिक संस्कृति योगदान की तारीफ की। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की संकल्पना को साकार कर देश को उदयमान राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। नए युग के बदलते भारत को साहित्यिक सोच के जरिए यशस्वी बनाने में जिन शख्सियतों ने योगदान दिया, उन्हीं में से एक हैं भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साहित्यिक पुरोधा स्वर्गीय बृजलाल द्विवेदी, जिनकी याद में राजधानी दिल्ली में हाल ही में 13वां अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूज्य दादाजी की स्मृति में जो सम्मान है, यह भारत की साहित्यिक पत्रकारिता, उसके साहित्यिक और सांस्कृतिक वैभव, राष्ट्रबोध को स्थापित करने वाला सम्मान है। और ऐसे संपादक जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने का काम करते हैं, उन संपादकों का सम्मान करके हम स्वयं को सम्मानित अनुभव करते हैं। आजकल की जनरेशन में ना अपने बुजुर्ग को लोग भूलते चले जा रहे हैं। कोई भी अपने बुजुर्ग को इतना ज़्यादा याद नहीं करता। मैं आज के युवा लोग को इस तरीके की ना करें, इस तरीके का ना बोलें, अपने गार्जियन के प्रति उनको प्रेम रहे, ये संदेश में देना हमेशा चाहती हूँ। समारोह में अभिनव इरोज के संपादक देवेंद्र कुमार बहल को पंडित बृजलाल द्विवेदी अखिल भारतीय साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस तरह से जो पुरस्कार मिलता है उससे दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। समारोह के मुख्य अतिथि अच्युतानंद मिश्र ने कहा कि बदलते वक्त के साथ साहित्यिक पत्रकारिता का क्षरण हुआ है, इसलिए इसे पाठक प्रिय बनाने के लिए रुचिकर बनाने की जरूरत है। साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान नहीं देते, कम देते हैं, क्योंकि उसके पाठक कम हैं या उससे ज्यादा विज्ञापन नहीं मिलता। उसको थोड़ा रुचिकर बनाया जाए। समारोह में मौजूद भारतीय जनसंचार संस्थान के अपर महानिदेशक ममता वर्मा ने कहा कि इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में काफी मददगार साबित होते हैं। वो अपने पूर्वज, अपने दादाजी की स्मृति में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वो
एक अपनी जगह बहुत रिस्पेक्ट की और तारीफ के योग्य है। समारोह में मौजूद साहित्यिक जगत की शख्सियतों ने अपने पूर्वजों के संस्कारों से युक्त संस्मरणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिहाज से इस तरह के कार्यक्रम को जरूरी बताया। नए जो मीडिया के प्रशिक्षु हैं उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। वो इस कार्यक्रम में अगर किसी भी रूप में शामिल होते हैं तो वो अपने पूर्वजों की जो देन है, पत्रकारीय सरोकार जो उनके थे, उनको जानने का उनको मौका मिलता है। पत्रकारिता में अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो हम सुनते हैं, समझते हैं, विमर्श करते हैं, मनन करते हैं और शेयर करते हैं। और ये कम्युनिकेशन पूरे संवाद प्रोसेस यही है, इसीलिए कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के आयोजन और खास करके जो ये आयोजन हुआ है 11 सालों से लगातार जो है साहित्यिक पत्रकारिता का पुरस्कार दे रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस कार्यक्रम में अनेक संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, JNU, ऐसे अनेक संस्थान के शोधार्थी, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस तरह के साहित्यिक उत्सव स्वर्गीय पंडित ब्रजलाल द्विवेदी के सपनों से बुने नए भारत की संकल्पना को न केवल साकार करने का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत साहित्यिक विचार और दर्शन की संस्कृति को हर इंसान में आत्मसात करने का माध्यम भी बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित पंडित ब्रजलाल द्विवेदी अखिल भारतीय साहित्यिक व्याख्यान माला में देश भर से आए साहित्यकारों ने भाग लेकर न केवल साहित्यिक संस्कृति को सहेजने पर जोर दिया, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई वैदिक कालीन संस्कृति और संस्कार को पुनर्जीवित रख के उन्हें आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन आबी सिंह के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। राजस्थान केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। साथ ही राज्य खुला बाजार उधारों के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम हो गया है और इसकी अनुमति व्यय विभाग ने जारी की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्टों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की केंद्रीय क्षेत्र की योजना वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 1726.67 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के इन सिटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के NCT की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक विशेष योजना के बारे में बजट 2018 की घोषणा के अनुसार एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 2018-19 और 2019-20 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के NCT में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अपने बजट भाषण 2021-22 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के लिए पूंजी में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ रुपए तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था को 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। PLI योजना के तहत एकीकृत सौर PV विनिर्माण संयंत्रों, वेफर इंगोट के निर्माण से लेकर उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल की 10,000 मेगावाट क्षमता 2022-23 की चौथी तिमाही में स्थापित की जाएगी, जिसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। आने वाले समय में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जा सकेगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के तौर पर पानी का उपयोग कर इससे हाइड्रोजन को अलग करने की तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक से मिला ईंधन न केवल सस्ता है, बल्कि ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल भी है। ईंधन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ा है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए जो सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल हो। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बेहद कम लागत में पानी से हाइड्रोजन ईंधन को अलग कर इस दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। शोधकर्ताओं ने सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल प्रक्रिया को अपनाकर पानी से स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन पैदा करने में सफलता हासिल की,
जिसका औद्योगिक उपयोग आने वाले समय में किया जा सकेगा। Water can be split using sulfur and iodine at reasonably low temperatures and pressures. Otherwise, water cannot be split so easily into hydrogen and oxygen. Water is a molecule that contains both hydrogen and oxygen. So H2O. So we want H2. So if we can split water and get H2 from there, that will be a green way of getting future fuel called hydrogen. So this one is called the cycle which utilizes the sulfur and iodine for water splitting, is called the sulfur iodine thermochemical cycle for water splitting. पानी से हाइड्रोजन ईंधन अलग करने की ये तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है और समूची प्रक्रिया IIT दिल्ली में ही विकसित की गई है। इस तकनीक को विकसित करने में शोधकर्ताओं को ONGC एनर्जी सेंटर का आर्थिक सहयोग मिला। IIT दिल्ली 2007 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। As we know that these particular fuels won't last a lifetime, so we need a fuel that is available, abundant, and that is eco-friendly. So the hydrogen, if we are producing hydrogen from water, and then when we are utilizing this hydrogen for getting energy out of it, then the exhaust of this particular fuel will again produce water. So this will become a loop. So it will never end. So this particular fuel will never end. So it is a future fuel. जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित होगा। ऐसे में आने वाले समय में हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन से पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। किसान क्रेडिट कार्ड KCC के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियां जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। और इसके साथ ही किसान समाचार में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।